प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, BA थर्ड ईयर, सामाजिक अन्वेषण में सर्वेक्षण पद्धति वाले पाठ से व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण दोषों को लेकर आज आया हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषता, आधारभूत मान्यताएं, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रकार, उसकी अध्ययन की किस यंत्रों का व्यक्तिगत अध्ययन में प्रयोग किया जाता है, उन सब पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम आज इस वीडियो में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के गुण दोषों पर चर्चा करेंगे या उसके महत्व और उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके गुणों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग अधिक होने लगा है। किसी प्रश्नावली को तैयार करने से पूर्व तथा मुख्य साक्षात्कार के संचालन से पूर्व अनुसंधानकर्ता अनेक व्यक्तिगत मामलों की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी मानते हैं। लुंडबर्ग व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति की सहायक व्यवस्था मानते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्तिगत पद्धति स्वयं में बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, वरन वैज्ञानिक कार्यप्रणाली में एक सोपान है। वर्तमान में मनोचिकित्सा विज्ञान का विकास व्यक्तिगत अध्ययनों तथा उनके सफल उपचारों के कारण ही हुआ है। चिकित्सा विज्ञान में रोग के निदान की आधारभूत विधि व्यक्तिगत अध्ययन ही है। समाजशास्त्र, सामाजिक सेवा कार्य, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में तो इस विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। विचलित व्यवहार एवं समस्यात्मक व्यवहारों की जानकारी के लिए यह एक सर्वोत्तम विधि है। तो चलिए हम इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। सूक्ष्म अध्ययन, इस विधि के द्वारा किसी भी इकाई का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ही बर्गेस इसे सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहते हैं। इसके द्वारा समस्या के सामान्य तथा विशिष्ट सभी पक्षों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी विषय में चार्ल्स कूले लिखते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि से हमारा बोध ज्ञान विकसित होता है तथा यह जीवन के प्रति स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह व्यवहार का अध्ययन अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त रूप से नहीं वरन प्रत्यक्ष रूप से करती है। उपकल्पनाओं का स्रोत, इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे महत्वपूर्ण उपकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है। परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सामान्यीकरण किया जाता है जो नवीन उपकल्पनाओं को जन्म देते हैं। गुडेद एवं हार्ट लिखते हैं कि यह प्राय सत्य होता है कि व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि की गहराई के बाद में बृहद स्तर पर आयोजित अध्ययनों के लिए लाभप्रद उपकल्पनाएं निकल सकेंगी। अनुसंधान के प्रारंभिक स्तर में उपयोग, किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने से पूर्व प्रारंभिक स्तर पर कुछ व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर लेना आगे अनुसंधान की दृष्टि से उपयोगी होता है। इससे अनेक प्रकट और अप्रकट तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुछ विद्वान इसे तथ्य संकलन की एकल विधि भी कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययनों में से इकाइयों की प्रकृति एवं समग्र के निर्धारण में भी सहायता प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण अध्ययन यंत्रों के निर्माण में सहायक, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा जो उपकल्पनाएं निर्मित की जाती हैं उनसे कई महत्वपूर्ण यंत्रों का निर्माण में सहायता मिलती है। प्रश्नावली, अनुसूची तथा साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के निर्माण के पूर्व व्यक्तिगत अध्ययन कर लेना उपयोगी होता है। इससे अध्ययनकर्ता को यह विश्वास हो जाता है कि उसने समस्त उपयोगी एवं संबंधित सामग्री को अध्ययन यंत्रों में सम्मिलित कर लिया है। इसकी जो अगली विशेषता है, इसका जो गुण है, वो व्यक्तिगत मनोवृत्तियों की जानकारी देना है। व्यक्तिगत अध्ययनों के द्वारा हमें व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, व्यवहारों एवं धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऐसी जानकारी व्यक्ति की सामान्य प्रकृति को समझने के लिए आवश्यक है। सामग्री की पूर्णता, व्यक्तिगत अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि इसके द्वारा इकाई के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है तथा इसके द्वारा जो सामग्री संकलित की जाती है वह किसी अन्य विधि द्वारा नहीं की जा सकती।
घटनाओं की निरंतर तस्वीर। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी व्यक्ति अथवा घटना की कालक्रम के अनुसार निरंतरता बताई जाती है। समयानुसार उसमें आने वाले उतार चढ़ाव एवं परिवर्तनों की क्रमबद्ध तस्वीर इस विधि द्वारा खींची जा सकती है। समाज में चलने वाले दीर्घकालीन प्रक्रियाओं को भी इस विधि के द्वारा जान पाना सरल है। इस प्रणाली के द्वारा व्यक्तिक घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। भूतकालीन क्रम को समझे बिना किसी भी समाज का अध्ययन अधूरा ही रहेगा। तुलना एवं वर्गीकरण का आधार। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा इकाइयों के गुणों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। अतः समूह विशेष के अध्ययन हेतु उसके उपयुक्त वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न इकाइयों एवं वर्गों में तुलना करना तथा विरोधी इकाइयों को ज्ञात करना सरल हो जाता है। यह विधि सामान्यीकरण का आधार। यह विधि सामान्यीकरण का सफल आधार प्रदान करती है। विभिन्न इकाइयों के गहन, सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें समग्र पर लागू किया जाता है। नए अनुभवों का ज्ञान। गुडे एवं हार्ट का मत है कि अधिकांश सर्वेक्षण कार्य की सीमा निश्चित होने के कारण वास्तव में अनुसंधानकर्ता विश्लेषण स्तर पर विस्तृत अनुभव प्राप्त करता है। जब प्रश्नों के अर्थों की गहरी छानबीन की जाती है, व्यक्तिगत अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की मनोवृत्तियों, मूल्यों, विचारों, विश्वासों तथा उन्हें प्रोत्साहित एवं परिवर्तित करने वाले कारकों की जानकारी प्राप्त होती है, जो अनुसंधानकर्ता के अनुभव को व्यापक बना देती है। शोधकर्ता का परिपक्व अनुभव भावी अनुसंधान के सफल संचालन की गारंटी प्रदान करता है। तो इस तरह से ये काफी लाभदायक सिद्ध होती है ये विधि। जीवन के प्रभावी कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा व्यक्ति के जीवन के कई प्रभावी कारकों का उद्घाटन, तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है। इसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाओं के निर्धारित कारकों, उनका प्रभाव तथा घटनाओं के बारे में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जा सकता है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि हम घटना के कार्य कारण के संदर्भ में, हम किसी भी घटना को कार्य कारण के संदर्भ में देखें। दीर्घ प्रक्रियाओं का अध्ययन। गुडे एवं हार्ट का मत है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के द्वारा प्रक्रियाओं का प्रारंभिक अध्ययन सरल होता है। व्यक्तिगत अध्ययन में हम व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का परिचय पाते हैं। व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया अथवा उसके अपराधी या सफल व्यवसायी बनने में किन किन प्रक्रियाओं से वह गुजरा है, इसका ज्ञान तथा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का सर्वाधिक उपयोगी तरीका व्यक्तिगत अध्ययन ही है। विभिन्न विधियों का प्रयोग। गुडे एवं हार्ट लिखते हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता संगठन के द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं साधनों, उदाहरण के लिए गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा, प्रलेख, अन्य व्यक्तियों द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन तथा पत्र आदि का प्रयोग कर सकता है। व्यक्तित्व का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा व्यक्तियों के जीवन संबंधी भूतकालीन एवं वर्तमान स्थितियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। व्यक्ति के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक स्तरों, उसकी क्षमताओं, व्यवहारों, स्वभावों एवं चरित्र का ज्ञान प्राप्त करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने में यह विधि सहायक है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना उपयोगी सिद्ध हुआ है। निदानात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, मनोविकृत विज्ञान आदि से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में यह विधि अत्यधिक उपयोगी समझी जाती है। व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा सांख्यिकी तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है। व्यक्तियों के गुणों से संबंधित अनुसंधान में यह विधि का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित जानकारी हेतु सांख्यिकी प्रयोग भी किए जाने लगे हैं। इस प्रकार विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक अनुसंधान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम इस विधि की क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं या क्या दोष हैं, उन पर हम इसमें चर्चा करेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के जहाँ कई लाभ, गुण और उपयोग हैं, वहीं यह दोषों से भी मुक्त नहीं है। कई विद्वान तो इस अध्ययन को कोई वैज्ञानिक विधि भी स्वीकार नहीं करते। लुंडबर्ग का मत है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति अपने आप में कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है, वरन वैज्ञानिक कार्यविधि का एक
प्रथम चरण मात्र है। अवैज्ञानिक विधि। इस विधि में कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हें समग्र पर लागू कर दिया जाता है। साथ ही इसमें सूचना संकलन की प्रक्रिया भी संगठित और नियमित नहीं होती। इसमें व्यक्ति के जीवन संबंधी सूचनाओं का सत्यापन और प्रमाणीकरण भी संभव नहीं है, अतः इसे अवैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इससे प्राप्त सामग्री का परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण भी संभव नहीं है। दोषपूर्ण सामान्यीकरण। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा कुछ इकाइयों के बारे में सामग्री तो काफी प्राप्त कर ली जाती है, किंतु इन थोड़े से अध्ययनों के आधार पर प्राप्त सामान्यीकरण को समग्र पर लागू करना अनुसंधान के मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध होता है। इसका कारण यह है कि थोड़ी सी इकाइयों को विशाल क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, अतः व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा प्राप्त सामान्यीकरण सीमित और अवैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। सीमित अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में केवल कुछ इकाइयों का चयन करके अध्ययन किया जाता है, इसलिए इस विधि के द्वारा विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव नहीं है। जीवन इतिहास केवल सीमित इकाइयों का ही ज्ञात किया जा सकता है। समग्र की इकाई प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है। अत्यंत खर्चीली एवं समय लेने वाली विधि। व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली अत्यधिक खर्चीली एवं समय लेने वाली पद्धति है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई का गहन अध्ययन करने के लिए उससे संबंधित जीवन इतिहास, आत्मकथा, डायरी, पत्र, साक्षात्कार आदि द्वारा सूचना एकत्रित करने में काफी समय की आवश्यकता होती है। घोड़े तथा हाट का मत है कि मामले एकत्रित करने में समय लगता है तथा पूर्णता के साथ अध्ययन करने को तत्पर लोगों को ढूंढना भी कठिन होता है। बड़े क्षेत्र में इस विधि द्वारा अध्ययन करने में बहुत बड़ी धनराशि की भी आवश्यकता होती है। निदर्शन का अभाव। इस विधि में निदर्शन का प्रयोग नहीं किया जाता। संख्या कम होने से इकाइयों का उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाता है। घोड़े तथा हाट इस बारे में कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता को सामान्यतः यह विश्वास होता है कि इकाइयों का चयन प्रतिनिधित्वपूर्ण है। उसे यह भी विश्वास होता है कि निर्देशन पद्धति के अभाव में पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता है। दोषपूर्ण रिकॉर्ड। व्यक्तिगत विषयों में प्राप्त सामग्री की विश्वसनीयता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होते हैं और यदि वे असावधानी पूर्वक लिखे गए हैं तो वे यथार्थ स्थिति के विपरीत जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए, पुलिस के रिकॉर्ड में एक व्यक्ति को अपराधी दर्ज किया गया है, किंतु वास्तविक जीवन में वह एक सच्चा व्यक्ति है। उपयुक्त गवाह के अभाव में तथा धन की कमी एवं रिश्वत न दे पाने के कारण यदि उसे जेल में रहना पड़ता है तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह वास्तव में अपराधी है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास। चूंकि जीवन इतिहास स्वरचित होता है, अतः इसमें घटनाओं का उल्लेख अलंकारिक भाषा में किया जाता है। कई बार व्यक्ति काल्पनिक घटनाओं का भी उल्लेख कर देता है तथा सामाजिक मर्यादा के विपरीत पाए जाने वाले तथ्यों का उल्लेख नहीं करता। ऐसी स्थिति में जीवन इतिहास यथार्थ सूचनाएं नहीं दे पाता है। अध्ययनकर्ता का अधिक आत्मविश्वास। व्यक्ति का अध्ययनकर्ता को यह भ्रम हो जाता है कि उसे सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, इसलिए उसके द्वारा संकलित गलत तथ्य भी उसे सही प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में वह अनुसंधान द्वारा प्राप्त तथ्यों पर अत्यधिक विश्वास कर लेता है और उनकी पुनर्परीक्षा भी नहीं करता। इससे अनुसंधान में गलत सामग्रियों का समावेश हो जाता है। अनुसंधानकर्ता का पक्षपात। इस विधि का एक प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययनकर्ता के पक्षपात की संभावना रहती है। लंबे समय तक इकाइयों के संपर्क में रहने के कारण अध्ययनकर्ता उनसे प्रभावित होता है और स्वयं भी उन्हें प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्यों को भावात्मक लगाव के कारण तोड़ मरोड़ कर भी प्रस्तुत किया जाता है। परिणाम स्वरूप जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं वो अवैज्ञानिक तथा पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं। सामग्री की विश्वसनीयता की जांच असंभव। इस प्रणाली का एक दोष यह है कि इसके द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना संभव नहीं है। कई तथ्यों के बारे में स्वयं व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों को जानकारी ही नहीं होती है और न ही इकाइयों की तुलना किन्हीं अन्य इकाइयों से इसमें की जा सकती है। उपयुक्त कमियों के अतिरिक्त कई बार उन प्रलेखों, पत्रों, डायरियों एवं जीवन इतिहास को प्राप्त करना भी कठिन होता है जो व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवहार के बारे में आवश्यक सामग्री का संकलन सरल नहीं है। तो बच्चों, आज हमने
गुण दोषों पर चर्चा की व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस विधि के क्या खूबियाँ हैं और क्या इसमें कमियाँ हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ।